subscribe now and hit the bell icon. Never miss an update. चलिए आज से क्वेश्चन नंबर 26 से बताना चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक तो बता ही चुके हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो सिंपल समझ जाइए कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रायिकता हमेशा 0 से लेकर 1 तक होता है। कहां से 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। अगर 0 से आप पीछे जाते हैं तो प्रायिकता नहीं होगा, वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। 0 से पीछे का मतलब क्या होता है, -1, -2, -3, -4। तो माइनस में जितना भी आएगा ना आपके पास, तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। अगर आप 1 से आगे लेकर जाते हैं, 1 से आगे का मतलब क्या, 1.1, 1.2, 1.3, है ना। ये तो 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी होगा इसमें। 1 से आगे जैसे ही निकला तो वो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ना ही 0 से पीछे जाना चाहिए और ना ही 1 से आगे होना चाहिए। तो देखिए आप कि 1 से पीछे कौन सा है, ये तो 1 आ जाए तो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए नंबर में लिखा हुआ 25%। इस 25% का मतलब क्या होता है, 25%, ठीक है। 25% जब परसेंटेज यहां से हटाइएगा तो 25, अब परसेंटेज हटाइएगा तो नीचे कितना लगेगा, 100 लगेगा। चलिए काटिए, 25 का 25, 25 चौक 100, क्या आ गया यहाँ पर 1/4। जब इस एक को 4 से भाग दीजिएगा तो ये 1 से नीचे आएगा। देखिए 1 को 4 से भाग देते हैं, 1 को 4 से भाग देते हैं। चलिए लग तो नहीं रहा ये, तो यहां पर आपको 0 लेना पड़ेगा, तो यहां पर लेना पड़ेगा 0 पॉइंट। चलिए लगाइए, 4 दूनी 8, 10 में 60 गया। तो देखिए शुरुआत में 0 आ गया, 1 तो नहीं आया। अगर 1 आता तो क्या होता, 1.2 मतलब 1 से आगे निकल जाता, तो प्रायिकता नहीं होता किसी का। लेकिन ये तो प्रायिकता है क्योंकि ये 1 के नीचे है, ये प्रायिकता है। हमसे पूछा कि प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल पकड़िए कौन सा है जो प्रायिकता नहीं हो सकती है इसमें। सिंपल देखिए तो, हाँ 3/2 को अब जब भाग लगाइएगा तो आएगा 1.5। देखिए 1 से आगे निकल गया, तो ये जो है डी नंबर वाला, ये 3/2 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान हमेशा 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रायिकता का संभव मान जो है 1 होता है, असंभव मान 0 होता है। तो आपसे न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम का जवाब दीजिए 0। ए नंबर में लिखा हुआ है ना, तो सही कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगा, ठीक है ना। एक पासा फेंका जा रहा है, हम लोग क्या जानते हैं कि एक पासा पर जो है 6 नंबर अंकित होता है। कितना नंबर, 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पासा पर 6 नंबर होता है, ठीक है ना। लूडो का जो छक्का रहता है उस पर 6 नंबर अंकित रहता है ना, वही पासा होता है। क्या बोल रहे, एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, ठीक है ना। तो कुल संभावना कितना है, कुल 6 है, ठीक है। कुल वाला हमेशा प्रायिकता में नीचे रखा था, तो नीचे रख लिए हम लोग 6। क्या बोल रहे, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या कितना बार आया, विषम संख्या देखिए एक 1 है और एक 3 है और एक 5 है। के बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ऊपर आप 3 लिखिए। अब इसका हिसाब कीजिए, 3 1 3, 3 दूनी 6, कितना आया 1/2। ढूंढिए ऑप्शन में कहां पर 1/2 है, देखिए तो 1/2 सी नंबर में। चलिए सी नंबर को सही कर देते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है 29 नंबर में, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता होगी। एक मैच जीतने की प्रायिकता कितना है, 0.7। हारने की प्रायिकता क्या है, देखिए एक मैच हो गया, है ना। एक मैच जीतने की प्रायिकता क्या दिया हुआ है, 0.7। जीतने की प्रायिकता दे रखा है ये 0.7। एक मैच है ना। जीतने की प्रायिकता क्या है 0.7, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। चलिए इसको माइनस कीजिए आप, 1.0 कर लीजिए, माइनस लगाइए, इसको माइनस कीजिए। 10 में से 7 निकाल देंगे 3, पैसा तो ये दिया था 1, है ना। तो 0 में से 0 गया, ये 0.3। हारने की प्रायिकता क्या होगा 0.3। 0.3 को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 3 दे दिए, 0.1 अंक बाद है। जब 0.1 यहां से खत्म करेंगे तो नीचे क्या पड़ेगा, 10 पड़ेगा, है ना। 0.1 अंक बाद नीचे 10 पड़ेगा। 3/10 है ऑप्शन में, देखिए तो हाँ 3/10 है। चलिए इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है ना, कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ अगला में 30 नंबर में, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है। तो सिंपल आप समझ जाइए कि काला रंग का बादशाह कितना होता है एक ताश में। एक ताश की गड्डी में काला रंग का बादशाह कितना होता है, 2 काला रंग का बादशाह होता है और 2 लाल रंग का बादशाह होता है, ठीक है। तो ताश की गड्डी जो होता है टोटल कितना कार्ड होता है, 52। और टोटल हम लोग इस प्रायिकता में से नीचे लगाते हैं, क्या बताएं, लाल बादशाह पूछे या काला बादशाह पूछे, 2 होता है ना। चलिए 2 ऊपर लगाइए, चलिए इसको काटिए, 2 का आधा 1 और 52 का आधा 26, तो कितना आ गया 1/26। देखिए 1/26 ऑप्शन में कहां पर है, 1/26 सी नंबर में। चलिए इसको सही कर दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। चलिए 64 को तोड़िए,
64 को 2 से, 64 का आधा 32 हो जाएगा, 2 से 32 का आधा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 से 8 का आधा कितना हो जाएगा 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चौक फिर 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। क्वेश्चन क्या पूछा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, मतलब 2 कितना बार आया है जब आप 64 को तोड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कितना बार आया 2 6 बार आया, मतलब ये 2 का पावर 6, घात इसी को तो बोलते हैं, ये यहाँ पर तो पावर कितना आ गया 6। चलिए 6 कहाँ पर है सी नंबर में, इसको सही कर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक बराबर है। हम लोग क्या सीखें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये पी और क्यू, ये पहला संख्या हो गया और ये दूसरा संख्या हो गया, तो हम लोग कर देते हैं कि यहां पर दे दिया क्या, महत्तम समावर्तक यानी ये एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी ये एलसीएम। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्या को गुणनफल, दो संख्या हम क्या बोले, पहला संख्या ये दूसरा संख्या ये, दो संख्या गुणनफल मतलब ये पी गुना क्यू। ढूंढिए पी गुना क्यू कहां पर है, ए नंबर में। चलिए सही कर दीजिए इसको, ठीक है ना। अगला देखिए 33 नंबर, किसी बहुपद की घात होती है तो किसी बहुपद की घात हमेशा देखिए भिन्न संख्या नहीं होगी, भिन्न का मतलब होता है बट्टा, बहुपद का घात जो है कभी भी बट्टा में नहीं होता है। ऋण संख्या, ऋण का मतलब होता है माइनस, बहुपद का घात जो है कभी भी माइनस में नहीं होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरा पूरा संख्या, मतलब 1 2 3 4, उसके बाद ना ही दशमलव होगा ना ही बट्टा होगा, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर में। किसी बहुपद की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है ना, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं 0 का आलेख होता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि एक द्विघात बहुपद का आलेख हमेशा परवलय होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में परवलय लिखा हुआ है, हाँ बी में लिखा हुआ है, तो बी को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो इसमें भी आप याद रखिएगा कि कभी भी आपके पास दो शून्यक दिया हुआ रहे और आपसे बहुपदों की संख्या पूछा जाए तो उसका आंसर हमेशा अनगिनत लगाइएगा। क्या लगाइएगा, अनगिनत। डी पे लिखा हुआ है ना, तो चलिए इसको सही कर दीजिए आप, ठीक है ना। आपके पास 2 8 की जगह 3 4 6 8, सिंपल याद रखिएगा, दो शून्यक है, बहुपदों की संख्या पूछ रहा है तो आंसर अनगिनत होगा, ठीक है। 36 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। शून्यक आपके पास दिया हुआ 2 और 6 और द्विघात बहुपद आपको निकालना है, ठीक है ना। तो शून्यक यानी x बराबर 2 और x बराबर 6 है ना, इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा दोनों शून्यक को। अब क्या कीजिए, प्लस का 2 है ना, इसको उठा के इधर कर लीजिए, माइनस का 2, ठीक है ना, बराबर 0। इसमें भी वही कीजिए, x प्लस का 6 है ना, उठा के इधर कर लीजिए, माइनस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए गुणा करते हैं, x माइनस 2 x माइनस 6, इस x को बाहर कीजिए और ये पूरा जो है इसके साथ में सेट कर दीजिए, x माइनस 6। अब इस माइनस 2 को निकालिए, ठीक है, निकाल लिए। अब ये वाला दोबारा जो है इसके साथ भी सेट कर दीजिए, x माइनस 6। चलिए गुणा करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 6 तो 6x माइनस 2 इंटू एक्स 2x हो गया, माइनस और माइनस प्लस और 2 6 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2x माइनस का 8x प्लस का 12। देखिए कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, कहाँ लिखा हुआ है, देखिए डी नंबर में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। चलिए इसको आप सही कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है 37 नंबर पर कि द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। जब इसका शून्यक निकालिएगा तो क्या दोनों ऋणात्मक आया या दोनों धनात्मक आया, ये एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक या दोनों समान आ गया है, ठीक है। चलिए निकाल कर देखते हैं, क्या दिया लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर बहुपद क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस का 55, ठीक है। इस 55 को तोड़ लीजिए, 55 को जब तोड़िएगा 55 को जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये 11 5 55, 11 और 5 16, बीच में 16 लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको तोड़ लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 11y प्लस 55, ठीक है ना। 11y और 5y 16y बीच का हिस्सा मिल गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं। इन दोनों के पास कॉमन क्या है, y दोनों के पास है, y ले लीजिए। इसके पास y डबल है, पावर है ना ये y स्क्वायर। चलिए एक y बच गया, y प्लस यहाँ पर क्या बचा 5 प्लस 11y प्लस 55, कॉमन क्या है, 11 का पहाड़ में 11 भी होता है 55 होता है, 11 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर y बचा प्लस 11 का पहाड़ में 55 होता है 5 बार में, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं, दोनों डब्बा सेम हो गया, और दोनों जब सेम हो गया एक डब्बा ले लीजिए आप, y प्लस 5 और एक बाहर वाला लिखते हैं ये वाला y प्लस 11, y प्लस 11, ठीक है ना। अब हम लोग y का आंसर निकाल लेते हैं, इसके साथ भी जीरो करेंगे, इसके साथ भी जीरो करेंगे,
चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं इसको कि y बराबर हो जाएगा सर प्लस का 5 है तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, ठीक है ना। कॉमन लगाइए, इसका भी निकालिए, y बराबर प्लस का जब 11 उठा के इधर रख दीजिए तो माइनस का 11 होगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों शून्यक जो है इसका माइनस में आया है। माइनस को ही ऋणात्मक बोलता है, धनात्मक किसको बोलते हैं प्लस को, और ऋणात्मक बोलते हैं माइनस को। तो दोनों शून्यक इसका क्या आ गया ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक कहाँ लिखा हुआ, ए नंबर में लिखा हुआ है। चलिए इसको सही कर दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा, ठीक है ना। चलिए इसका बहुपद हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 2x² प्लस का 5x माइनस का k। क्या बोला, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, एक यानी अल्फा है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो है इसका उल्टा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/अल्फा। चलिए गुना करते हैं इसमें 1/अल्फा। अभी ये हो गया एक शून्यक, इसका एक शून्यक क्या बोला तो दूसरा का व्युत्क्रम है, एक शून्यक दूसरा का व्युत्क्रम है। चलिए इसका व्युत्क्रम ये हो गया, इन दोनों का आपस में गुना कर लिया। अच्छा पहला शून्यक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा शून्यक को बीटा बोलते हैं। दूसरा को क्या क्या व्युत्क्रम के रूप में लिख दिया है, इसी को मतलब व्युत्क्रम के रूप में लिख दिया, मतलब उल्टा, ठीक है ना। तो इसको पढ़िए आप अल्फा, इसी को पढ़िए आप बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, C/A। तो ये होता है हमारे पास ए का मान, ये होता है बी का मान, और ये होता है सी का मान, ठीक है ना। तो अल्फा से अल्फा को हम कट लगा दिए, यहाँ पर क्या बचा 1 बराबर सी का मान देखिए तो क्या लिखा हुआ माइनस का के, तो आप लिखिए यहाँ पर माइनस का के, और ए है ना फिर नीचे, तो ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पर लिखिए आप 2। चलिए कोना कोनी गुना कर लेते हैं, 2 × 2 बराबर माइनस का के। तो माइनस जो है ना इस के पास ना रहेगा, जो भी ले रहा है आपके पास XYZ या के रहे तो माइनस जो है नंबर के साथ में आ जाता है। तो के बराबर हम लोग कितना लिखेंगे माइनस का 2, ठीक है। देखिए ऑप्शन में आपके पास कहाँ लिखा हुआ है माइनस का 2, के का मान पूछा था ना, तो के का मान हमने निकाला माइनस का 2। देखिए माइनस 2 कितना कहाँ लिखा हुआ है, बी नंबर में लिखा हुआ है। चलिए बी नंबर को हमने सही कर दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान है, क्या पूछ रहा है p1 का मान है। तो चलिए px हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पर किनारे, px बराबर दिया हुआ है x² प्लस का 5x माइनस का 12, ठीक है। और हमसे मान किसका निकालने बोला है p1, इसको पढ़ सकते हैं ये px मतलब x के जगह पर 1 दे दिया है, px पढ़िए x के जगह पर क्या लिखा हुआ है 1, तो p हो गया p, और x जहां भी x है वहां हम लोग क्या सेट कर देंगे 1, ठीक है ना। x यहाँ पर है तो 1 सेट कर दिए, 1 का स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर गुना रहता है ना, गुना लीजिए x की जगह पर 1 माइनस का ये 12। अच्छा 1 के स्क्वायर 1 होगा, प्लस 5 का 5 और माइनस का 12, इसको जोड़िए 5 और 1 6 माइनस का 12, 6 में से 12 निकालिए कितना बचेगा माइनस का 6। देखिए ऑप्शन में माइनस का 6 कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पे लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर दीजिए माइनस का 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है ना। कैसा हल आएगा, कोई हल नहीं, एक हल, दो हल, अनिगणित हल। चलिए निकाल कर देख लेते हैं कैसा हल आएगा। चलिए इस समीकरण को लिखते हैं किनारे, 2x प्लस 4y बराबर 3, ठीक है ना। और ये समीकरण भी लिख लेते हैं, देखिए 12y प्लस 6x है ना, तो पहले x वाला लिखेंगे सीधा करके, 6x प्लस का 12y है ना, 6x प्लस का 12y बराबर का 6। अच्छा ये होता है a1, ये होता है b1, और ये होता है c1, ये होता है a2, ये होता है b2, और ये होता है c2। चलिए बारी बारी से हम लोग a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, a1 कितना हो गया 2, और a2 कितना हो गया 6, ठीक है। 2 1 2 2 3 6 यानी 1/3, a1/a2 आया 1/3। चलिए b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, b1 कितना हो गया देखिए तो 4 हो गया, और b2 हो गया 12। चलिए कट लगाइए, 4 का 4, 4 3 12, b1 आ गया 1/3 है ना। चलिए c1/c2 निकालते हैं, c1/c2, c1 कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, और c2 कितना दिया हुआ है 6, कट लगाइए, 3 का 3, 3 दूनी 6। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 का मान जो है 1/3 मतलब सेम आया हुआ है, और c1/c2 जो है अलग आया हुआ है। तो हम लोग शर्त लिखते हैं कि जब हमारे पास a1/a2 बराबर रहता है b1/b2 के, और बराबर नहीं रहता है c1/c2 के, है ना, तो हम लोग शर्त इसमें क्या पढ़े हैं, कोई हल नहीं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 का रहे और फिर रहे बराबर नहीं c1/c2, तो हम लोग क्या लिखते हैं, कोई हल नहीं। चलिए कोई हल नहीं कहाँ पर, ए नंबर में, ए को आप सही कर दीजिए, ठीक है ना।
देख पा रहे हैं a1/a2 बराबर हो गया b1/b2, क्योंकि 1/3 यहाँ भी 1/3 आई है, यहाँ भी है, और c1/c2 देख रहे हैं अलग है, ठीक है, इसलिए कोई हल नहीं आंसर होगा। चलिए 41 नंबर में आ जाइए, क्या लिखता है, निम्नलिखित में कौन सा, अच्छा डबल लिखा गया है यहाँ पर, कौन सा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। ए नंबर में लिखा हुआ है माध्य, बी नंबर में लिखा हुआ है माध्यक, सी नंबर में लिखा हुआ है बहुलक, और डी नंबर में लिखा है मानक विचलन, ठीक है ना। तो गणित वाले पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी आपको अगर मानक विचलन नजर आ जाए तो क्वेश्चन मत पढ़िए, डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए इसका, जहां भी मानक विचलन उसको सही कर दीजिए, क्योंकि मानक विचलन लिखा हुआ अगर रहेगा आपके पास तो क्वेश्चन जो है यही लिखा हुआ रहेगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 42 नंबर, प्रेक्षण इतना का बहुलक है। बहुलक मतलब क्या, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगा वो बहुलक का आंसर हो जाएगा। तो किसकी संख्या ज्यादा देखिए, तो 14 तो 2 ही बार है, 13 भी देख रहे हैं 2 ही बार है, क्या देख पा रहे हैं कि 15 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 15 जो है 15 की संख्या सबसे ज्यादा है, चलिए बहुलक हो गया हमारे पास 15, सी में लिखा हुआ सही कर दीजिए 15, ठीक है। आगे बढ़ जाता है 43 नंबर, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के माध्य, चलिए प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिखते हैं। प्राकृत संख्या तो 1 से चालू हुआ है, 1 2 3 4 5, पांचों प्राकृत संख्या लिख ली हम लोग, अब इसका माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रेक्षणों का कुल योग अब बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का कुल योग, चलिए सबको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15, ठीक। प्रेक्षणों की संख्या, कितना प्रेक्षण है ये, 1 2 3 4 5, चलिए 5 से भाग लगाइए, 5 तिया 15, 3, माध्य का आंसर कितना है 3, 3 कहाँ लिखा हुआ है देखिए, तो 3 लिखा हुआ आपके पास बी नंबर में, चलिए बी को सही कर दीजिए, ठीक है ना, क्लियर। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रेक्षण इतना का माध्यक है ना, चलिए माध्यक निकालना है, तो माध्य प्रेक्षण जब आपके पास दिया हुआ है और माध्यक निकालने बोले तो सबसे छोटी संख्या से लिखना चालू कीजिए, मतलब इसको सजाइए, सबसे छोटी संख्या कितना होगी इसमें, 6 हो गया, है ना, मतलब बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, पहले 6 हो गया, उसके बाद 7 भी दिया हुआ है, उसके बाद 8 भी दिया हुआ है, तो देखिए 6 7 8 के बाद कितना है आपके पास 12 है, 12 लिख लीजिए, उसके बाद 13 है, 13 लिख लीजिए, उसके बाद 14 है क्या, हाँ 14 है, लिख लीजिए, 14 के बाद कितना है 15 लिख लीजिए, उसके बाद कोई नंबर है देख लीजिए, नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए अब माध्यक निकालना है, माध्यक मतलब बीच वाला आपको, ठीक है ना, 3 पीस इधर से क्लियर करते हैं, 3 पीस इधर से क्लियर करते हैं, देखिए 3 पीस का बंटवारा हो गया, बीच में क्या बचा 12, तो आपके पास देखिए ऑप्शन 12 कहाँ लिखा हुआ है, डी नंबर पर लिखा हुआ है, तो डी को आप सही कर दीजिए, आपका माध्यक कितना आ गया 12, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि माध्यक और माध्य लिखा हुआ है ना, तो इसमें बहुलक तो नहीं लिखा हुआ, तो आप बहुलक आंसर कर दीजिए, सी नंबर पे लिखा हुआ है ना बहुलक, तो इसको बहुलक आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा हुआ है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा को ए लिख दिया है, भुजा को क्या बोला है, भुजा को ए लिखा गया, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर के जगह पर आपको ए स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि भुजा को ए बोल दिया, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, सी नंबर पर लिखा हुआ है, तो इसको आप सही कर दीजिए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर है, भुजा को एक किया गया है तो ए स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्या लिखता है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो, ठीक है, तो परिधि का और भी नाम है, परिधि को परिमाप बोलते हैं, देखिए परिमाप बोल दिया यहाँ परिधि को, ठीक है ना, परिमिति भी बोलते हैं, एक चक्कर भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखना चालू करते हैं, वृत्त की परिधि दिया हुआ, लिखिए वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और क्या दिया हुआ वर्ग का परिधि, ठीक है ना, लिखिए हम बोले ना परिमाप को परिधि भी बोलते, वर्ग का परिधि दोनों बोला 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। फॉर्मूला लिखिए, वृत्त का परिधि फॉर्मूला आता है 2πr बराबर कितना है 88, ठीक है ना। अब वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि, वर्ग का परिधि होता है ना, देखिए ये होता है वर्ग, ठीक है ना। क्या बोला, जब चारों भुजा चार भुजा इसके पास, जब चारों भुजा जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, परिधि निकलेगा, यानी परिमाप, परिमाप भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो 88 के 4 हिस्से कितना हो जाएगा ये, 88 के जब 4 हिस्से बांटिएगा तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा, ये 4 दूनी 8 4 दूनी 8 22 होगा, ये कितना हो जाएगा 22 22 22 22 सब 22 होगा, मतलब ये है ना। तो वर्ग का परिधि क्या होता है
वर्ग का परिधि लिखिए, वर्ग का परिधि होता है भुजा बाय 4। वर्ग का परिधि दिया हुआ ना, तो भुजा निकालना है, भुजा निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा परिधि बटा 4, परिधि बट्टा में 4, ठीक है ना। वर्ग का परिधि दिया हुआ 88 सेंटीमीटर, तो भुजा निकाल लीजिए। भुजा कैसे निकलेगा, परिधि बटा 4, वही परिधि कितना है 8, जो काम यहाँ पर किए थे ना वही यहाँ पर कर लेना है, बटा 4, ठीक है। इसको कट लगाइए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना आया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी हिसाब कर लीजिए कि 2 का 2 हो गया, पाई का मान 22/7 और यहाँ पर r बराबर 88। चलिए r को यही रहने देते हैं, इधर 88। देखिए जो नीचे है ना 7 नीचे है तो इसको ऊपर लिखिए, ये दोनों ऊपर है ना 2 गुना 22 तो इसको नीचे लिखिए 2 गुना 22। चलिए कट लगाइए, 22 चौक 88, इसको कट लगाइए, 2 दूनी 4, तो r का मान कितना निकला हमारे पास 2 सती 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब वृत्त का, ये तो वृत्त वाला है, ये वृत्त का त्रिज्या निकला हमारे पास, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल है ना पाई r स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7, हमने r कितना निकाला है इसका 14 निकाला, ठीक है। r स्क्वायर है तो 14 गुना 14 2 बार कर देते हैं। चलिए कट लगाते हैं इसको, 7 दूनी 14, चलिए इसको गुना कर लेते हैं, इसको 22 दूनी 44, 44 गुना 14 करते हैं, 44 गुना 14 करते हैं, 14 चौक 56, 56 के 6 बचा 5, 14 चौक 56 और 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा ये 59, 56 और 5 61 होगा, कितना होगा 61 मतलब 616 आ गया। इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है निकाला है हमारा 22, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर कर लीजिए, अब 22 का स्क्वायर होता है 484। तो देखिए कौन बड़ा है, वृत्त वाला देख रहे हैं बड़ा है, 484 जो है, ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है छोटा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, उसके बाद लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। बड़ा कौन है वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो बड़ा रहता है ना इसका मुंह जो है उधर ही घुमा दिया जाता है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ ये बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से बड़ा है, सी नंबर सही कर दीजिए आप, ठीक है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा, है ना। तो इसके लिए आपको घन का विकर्ण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 गुना भुजा को a बोल दिया है, ठीक है ना। तो √3 देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए √3 यहाँ पर है ना, और भुजा को क्या बोला a, तो √3 गुना भुजा यही हो गया, तो इसको आप सही कर दीजिए a नंबर वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h, देखिए बड़ी r और बड़ी h लिया है, ठीक है ना। त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो इसको बनाने के लिए आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हम r और h को बड़ा वाला चुनेंगे, 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए तो कहाँ है बड़ा वाला एकदम 1/3 पाई बड़ा वाला r बड़ा वाला h है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए इसको सही कर देते हैं बी नंबर वाले, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या लिखता है, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और पूछा किसका है, त्रिज्या का अनुपात। अच्छा क्षेत्रफल का यूनिट मतलब क्षेत्रफल को मापा जाता वर्ग इकाई में। तो सिंपल ये सोचिए, अगर क्षेत्रफल जब दिया हुआ है ना, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, और 4 किसका वर्ग है 2 का, और 25 किसका वर्ग है 5 का। तो 2 5 कहाँ है देखिए, तो डी नंबर पे लिखा हुआ, देखिए डी नंबर पे 2 5। 4 किसका वर्ग है 2 का, 25 किसका वर्ग है 5 का, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा है, अगर आपके पास दिया हुआ रहता है त्रिज्या का अनुपात 2:5 है ना, तो आपसे पूछा जाता है क्षेत्रफल, तो क्या करते हैं 2 का वर्ग 4, 5 के वर्ग 25, वापसी चले जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है।